और अब फटाफट अंदाज में देख लेते हैं टॉप न्यूज में वो तमाम खबरें जो सुबह से लेकर शाम तक सुर्खियों में रही। लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का मौजूदा सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला था, लेकिन आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया। वहीं आज ही राज्यसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस सत्र के दौरान सदन ने वित्त विधेयक 2024 और विनियोग विधेयक 2024 सहित कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित किए जो केंद्रीय बजट के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं सत्र में वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन के लिए विधेयक भी पेश किया गया, जिसे बाद में जेपीसी को भेज दिया गया। संसद के मॉनसून सत्र में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच घमासान देखने को मिला। आज राज्यसभा में जया बच्चन और सभापति जगदीप धनखड़ के बीच तीखा संवाद हुआ। जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टोन पर आपत्ति जताई, जिस पर धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर की और वहीं विपक्ष ने सदन में बोलने नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट कर लिया, जिसके बाद बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पेश किया। वहीं समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के नाम को लेकर राज्यसभा में आज फिर हंगामा हो गया। राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को अपनी बात रखने के लिए जब आमंत्रित किया तो उन्होंने जया अमिताभ बच्चन कहकर संबोधित किया। इस बात पर जया बच्चन ने आपत्ति जताई और चेयरमैन को सीधे कह दिया कि आपकी टोन सही नहीं है, जिस पर धनखड़ ने जया बच्चन के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि राज्यसभा की एक वरिष्ठ सदस्य होने के नाते क्या आपके पास चेयर का निरादर करने का लाइसेंस है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करते हुए राजद सांसदों ने सदन से बाहर जमकर हंगामा किया और पोस्टर लेकर केंद्र और बिहार सरकार का विरोध जताया। प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने केंद्र सरकार पर बिहार की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए SC, ST, OBC आरक्षण के साथ ही जातिगत जनगणना की मांग कर डाली। बता दें कि केंद्र की ओर से लिखित रूप से यह स्पष्ट किया गया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। बावजूद इसके विपक्ष इस मांग पर अड़ा हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार की खबर के बाद गृह मंत्रालय ने एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं, भारतीयों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर वहां के गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बातचीत करेगी। साथ ही भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर सुरक्षा और मौजूदा हालात की भी समीक्षा करेगी। कमेटी के अध्यक्ष सीमा सुरक्षा बल पूर्व क्षेत्र के ADG को बनाया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक की समीक्षा के लिए जेपीसी का गठन कर दिया गया है। आज लोकसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक की जांच के लिए सदनों की संयुक्त समिति में अपने 21 सदस्यों के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस समिति में राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे। इस तरह समिति में कुल 31 सदस्य होंगे। समिति को अगले संसद सत्र के पहले सप्ताह में अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रोफाइल तस्वीर बदलकर तिरंगा लगा दिया है। उन्होंने X पर एक पोस्ट में कहा कि इस साल का स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रहा है, आइए फिर से हर घर तिरंगा अभियान को एक यादगार जन आंदोलन बनाएं। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों से तिरंगे का सम्मान करने में उनका साथ देने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव की संभावनाएं तलाशने चुनाव आयोग का दल 2 दिवसीय दौरे पर श्रीनगर पहुंचा है। इस दौरान राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दलों ने चुनाव आयोग से जल्द चुनाव कराने की मांग की है। PCI की टीम ने सभी 20 जिलों के DC, 23 पुलिस प्रमुखों, CEO और पुलिस नोडल अफसर से चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। इसके अलावा टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच रिटेल निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए जमकर पैसा लगा रहे हैं। म्यूचुअल फंड कंपनियों के संगठन एम्फी के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में SIP के जरिए 23,332 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड इनफ्लो आया। इससे पहले जून में SIP के जरिए निवेशकों ने 21,262 करोड़ रुपए का निवेश किया था। वहीं SIP और AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 13 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। जुलाई में डेट, इक्विटी और हाइब्रिड तीनों कैटेगरी में जमकर निवेश हुआ। एम्फी के मुताबिक पिछले महीने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कुल 37,113 करोड़ के डेट म्यूचुअल फंड्स 1,19,000 करोड़ रुपए के निवेश हुए हैं।
सोने की कीमतों में भले ही तेजी का रुख बरकरार है, लेकिन इस बीच घरेलू स्तर पर गोल्ड ETF में जुलाई के दौरान जबरदस्त निवेश देखने को मिला है, जहां इनमें रिकॉर्ड स्तर का निवेश दर्ज किया गया है। एमफी के आंकड़ों के अनुसार देश के 17 गोल्ड ETF में जुलाई 2024 के दौरान 1337 करोड़ रुपए का इनफ्लो हुआ है, जो पिछले साल के इसी महीने की अवधि के मुकाबले 193% ज्यादा है। ओला इलेक्ट्रिक की बाजार में आज फ्लैट लिस्टिंग हुई। NSE पर इसके शेयर 76 रुपए पर लिस्ट हुए, जबकि इश्यू प्राइस भी 76 रुपए था। हालांकि लिस्टिंग के बाद इसके शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली और इसमें 20% का अपर सर्किट लग गया। ओला इलेक्ट्रिक का IPO 4.5 गुना सब्सक्रिप्शन इसमें हुआ था और कंपनी IPO से मिली रकम का इस्तेमाल कर्ज चुकाने में करेगी। साथ ही कंपनी अपनी गीगा फैक्ट्री का विस्तार करने और रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट पर भी रकम खर्च करेगी। टाटा ग्रुप की कंपनी ट्रेंट ने अप्रैल-जून तिमाही के लिए शानदार नतीजे पेश किए हैं। सालाना आधार पर कंपनी का मुनाफा 131% बढ़कर 342 करोड़ रुपए रहा। जी बिजनेस ने इस दौरान 335 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। जून तिमाही में कंपनी की आय सालाना आधार पर 57% बढ़कर 3,992 करोड़ रुपए रही, जबकि जी बिजनेस ने इस दौरान 3,775 करोड़ रुपए की आय का अनुमान दिया था। सालाना आधार पर मार्जिन 14.4% से बढ़कर 15.3% पर पहुंच गया। शानदार नतीजों के बाद कंपनी के शेयर 11% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुए। ग्रासिम इंडस्ट्रीज अप्रैल-जून तिमाही में 52 करोड़ रुपए का घाटा इसने दर्ज किया है। जी बिजनेस ने इस दौरान 124 करोड़ रुपए के मुनाफे का अनुमान दिया था। पिछले साल इसी दौरान कंपनी को 355 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। जून तिमाही में कंपनी की आय भी जी बिजनेस के अनुमान से कम रही। कामकाजी मुनाफा सालाना आधार पर 673 करोड़ रुपए से घटकर 325 करोड़ रुपए रहा। मार्जिन सालाना आधार पर 10.7% से घटकर 4.71% पर आ गया, जबकि अनुमान 7.9% का था। कंपनी ने कहा कि वो मौजूदा वित्त वर्ष में 4,553 करोड़ रुपए का कैपेक्स कर सकती है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जून तिमाही नतीजों का ऐलान कर दिया है। सालाना आधार पर कंपनी मुनाफा 70% बढ़कर 291 करोड़ रुपए रहा। इस साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 172 करोड़ रुपए था। इस दौरान कंपनी की आय 26% बढ़कर 1,051 करोड़ रुपए रही। जून तिमाही में कंपनी का एब्टा साल दर साल 363 करोड़ रुपए से बढ़कर 509 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मार्जिन 30.2% से बढ़कर 33.7% पर रहा। इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए एयर इंडिया ने इजराइल के तेल अवीव से आने जाने वाली अपनी उड़ानों को अगली सूचना तक सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कंपनी ने दिल्ली से तेल अवीव तक की अपनी सेवाएं 8 अगस्त तक के लिए स्थगित की थी। एयर इंडिया हर हफ्ते दिल्ली से तेल अवीव के लिए 4 उड़ानें संचालित करती है। एयरलाइन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में मौजूदा स्थिति को देखते हुए तेल अवीव से आने वाली और जाने वाली हमारी उड़ानों का संचालन तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।